हेलो फ्रेंड्स, आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत है जो किसी भी तरह के परिचय के मोहताज नहीं है, या यूं कहें इनका परिचय देना इनके ओहदे की नाम की तौहीन होगी जो इन्होंने सालों से लोगों की निस्वार्थ भाव से सेवा करके कमाया है। होम्योपैथी से चाहे कठिन से कठिन रोगों का इलाज करना हो या होम्योपैथी में कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी को एक नई दिशा देकर हज़ारों होम्योपैथ्स का भविष्य निर्माण करना हो, दोनों ही क्षेत्र में बहुत ही कम समय में अपनी कड़ी मेहनत और लगन से अपने नाम का परचम लहराने वाले डॉक्टर जनार्दन यादव सर का मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। सर, आप क्लिनिक भी चलाते हैं, ऑनलाइन कोचिंग के ज़रिए हज़ारों होम्योपैथ्स को या ये PGET, UPPSC, एम्स जैसे कई सारे एग्ज़ाम्स को क्लियर करने के लिए गाइड भी करते हैं। तो इतना सारा काम करने के लिए आप एक स्ट्रॉन्ग शेड्यूल फॉलो करते होंगे, ऑब्वियसली बात है, क्योंकि इतने सारे काम मैनेज करने के लिए एक टाइम टेबल की ज़रूरत होती है। अभी जैसे मैंने हाल ही में आपकी एक बुक भी देखी, आप एक बुक के ऑथर भी हैं, तो इतना सारा काम आप कैसे, कौन सा शेड्यूल फॉलो करते हैं? देखिए, सबसे पहले तो शेड्यूल फॉलो ही करना होता है और हमारा जो दिनचर्या है वो सुबह 5 बजे अर्ली मॉर्निंग से स्टार्ट होती है और उसके बाद से पहले सुबह की क्लास होती है और फिर क्लिनिक होती है, फिर एक शाम की क्लास होती है और फिर एक रात की क्लास होती है और उस क्लास को ख़त्म करते करते और फिर डिनर के बाद 11 बज जाते हैं। तो एक तरह से जो शेड्यूल है वो 5 AM अर्ली मॉर्निंग से शुरू होकर के तो 11 PM वो नाइट तक शेड्यूल चलता है और इसमें जो है ये क्लास और ये क्लिनिक का इसमें दोनों इंक्लूड होता है, ये कभी का शेड्यूल चलता है। तो मतलब सर, आप सुबह 8 से लेके रात की 11 तक लगातार काम करते हैं? जी, सुबह 5 से लेकर मतलब 5 बजे आप उठ जाते हैं और 5 से 11। तो सर, जैसे अगर मैं अपनी बात करूं, मेरी अभी कुछ दिन पहले इंटर्नशिप चल रही थी, तो हमें सुबह वहां 8 बजे जाना रहता था हॉस्पिटल और 2 बजे आते थे। शुरू में तो बहुत मज़े आए, पेशेंट देखने को मिल रहे हैं, दवा देते थे, डॉक्टर वाली फीलिंग आती थी। बट कुछ दिन बाद ऐसा हुआ, थोड़ी बोरियत होने लगी, थकान होती थी वो अलग। तो आप तो सालों से ये काम कर रहे हैं, सुबह 5 से रात के 11 बजे तक, तो आप लगातार सालों से ये काम कर रहे हैं, आपको कभी बोरियत, थकान नहीं लगी, या आपका सोर्स ऑफ मोटिवेशन क्या है? इसमें देखिए 3 बातें हैं, ये तो क्लिनिक का और जैसे जो आपने क्लास की भी बात करी और जैसे थकते रहेंगे 3 बात। तो पहला जैसे अगर क्लिनिक की बात करें तो क्लिनिक पे जब आप बैठते हैं तो वहाँ पे जैसे जैसे लोग पेशेंट जब आपसे ठीक होने लगते हैं और वो भी ऐसे पेशेंट जो जैसे अदर सिस्टम आप मेडिसिन से या कहीं और से ज़्यादा परेशान हो चुके हैं, महीने हो गए, सालों हो गए दवाई खाते खाते, जब वो ठीक होते हैं तो आपको बहुत एक पॉजिटिविटी फील होती है, वो एक मोटिवेशन का काम करता है, एक सोर्स ऑफ एनर्जी का वर्क होता है। तो पहला मोटिवेशन तो क्लिनिक का वहाँ से आता है जब लोग आपसे ठीक होते हैं। दूसरा जो क्लास का है तो उसमें देखिए हर व्यक्ति के साथ कभी न कभी होता है कि आज उठने का नहीं मन कर रहा है या आज काम पे जाने का मन नहीं कर रहा है, लेकिन अगर आप उसी को कुछ दिनों तक फॉलो कर रहे हैं और जो आपके स्टूडेंट जब वो सक्सेस होते हैं, सफल होते हैं, उससे फादर होता है पिता, तो जब उनका पुत्र जो है सक्सेस होता है, पिता को ये लगता है कि एक मेरा नया जन्म हुआ है, ठीक ना। तो इसी तरह से जब आपसे पढ़े हुए जो स्टूडेंट हैं जब वो सेलेक्ट होते हैं तो आपको फील होता है वो एनर्जी, वो मोटिवेशन, मतलब इतनी पॉजिटिविटी वो शब्दों में बयान नहीं होती है। इवन जैसे जो रिजल्ट आता है एग्ज़ाम का, अभी रिसेंटली जो PGET के एग्ज़ाम हुए तो उस दिन हालांकि थोड़ा डाउटफुल हम लोग के लिए इसलिए हो जाता है कि कुछ ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिनका कुछ 1-2 नंबर से रुक गया, तो वो भी बताते हैं कि सर हमारा नहीं हुआ। हम लोग थोड़ा सा उस पर वो करते हैं, हम लोग भी निराश होते हैं उनके साथ, लेकिन जब वहीं ऐसे बच्चे जो सेलेक्ट होते हैं उनको जब बहुत अच्छी रैंक लाते हैं तो सफलता उनकी होती है, लेकिन जैसे लगता है कि कितनी खुशियाँ हम लोग को मिल गई, खुशी मिल गई, मतलब वो खुशी किसी त्यौहार या और भी कोई चीज़ मिल जाए उस पर महसूस ही नहीं हुआ आज तक।
तो उसको सेलेक्ट होता है वो अपार, मतलब कि शब्द में वो फीलिंग नहीं एक्सप्रेस होती है। वो मोटिवेशन ऐसा मोटिवेशन होता है कि आप बिना थके, बिना रुके, बिना किसी मौसम का परवाह किए हुए आप फिर से अगले यानी कि नेक्स्ट बैच के लिए या अगले बच्चों के लिए आप प्रिपेयर होते हैं। वो कभी थकता नहीं है इंसान। तीसरी बात ये होती है कि अगर उसी वर्ग के साथ आपका पैशन जुड़ जाए, लगाव जुड़ जाए, जैसे होता है ना कि हमको खेलने में बहुत अच्छा लग रहा है या मूवी में बहुत अच्छा लग रहा है, तो कब खत्म हो गई 3 घंटे का 4 घंटे का टाइम क्यों पता ही नहीं चला कि 5 मिनट में 10 मिनट पीछे लगा के बीत गया और तो समय ही नहीं पता चलता है। उसी तरह से जब आप इसमें भी एक पैशन होता है, एक लगाव होता है, अपने काम में मन लगता है, तो हमको उन चीज़ों से लगाव है, हमको अच्छा लगता है और जिस काम में आपका मन लग गया फिर आप उसमें थकते नहीं। आपको 3, 4, 5 के दिन भर कर दिया जाए या पढ़ते रहिए तो उसका अच्छा लगता है। इवन आपको खराब तब लगेगा कि जब क्लास ना हो, कोई त्यौहार पड़ गया, छुट्टी हो गई, आदत पड़ गई तो उस दिन तो आपका शेड्यूल ही जैसे डिस्टर्ब हो जाता है। तो ये होता है। तो 3 सोर्सेज हैं ये मोटिवेशन के, और हर व्यक्ति को अंदर से मोटिवेट होना चाहिए। ये हम लोग आप क्लास में भी बात करते हैं, अगर आप अंदर से मोटिवेट होते हैं तो वो मोटिवेशन कभी खत्म नहीं होता है। और जीवन में हर जगह कोई दूसरा हो आपको मोटिवेट करने के लिए, ये ज़रूरी नहीं क्योंकि जीवन है तो कभी दुख भी होगा, कभी सुख भी होगा, यानी आपको अकेले ही उन पलों को फेस करना होगा। तो आज जैसे क्लास में हम लोग मोटिवेट करते हैं, जब तक पढ़ेंगे आप, क्लास का ड्यूरेशन आपका कोर्स का है, तभी तक आप मोटिवेट रहेंगे। लेकिन अगर आपने वही बात हो गई, या तो आप मछली आपको पकड़ के खिला दिया जाए, ठीक है, एग्जाम्पल है, और या तो आपको पकड़ना सिखा दिया जाए। तो पकड़ना सिखा दिया जाए तो थ्रू आउट द लाइफ आपके साथ रहेगा, और कोई पकड़ के दे दिया तो वो तो एक टेम्पररी चीज़ होगी। खुद से मोटिवेट होना ये सबसे अच्छी चीज़ होती है, और ये हर व्यक्ति इवन सबको कोशिश करनी चाहिए। ये तो आज का हमारा डिस्कशन मेनली होम्योपैथी को लेके होने वाला है, बट सर उससे पहले मेरा जनरल सवाल है आपकी लाइफ को लेके। ऐसा माना जाता है सर जनरली कि जो शादी होती है, शादी से क्या है एक्स्ट्रा जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं, डिफ़िकल्ट हो जाती है लाइफ थोड़ी, और जो अपने काम पे कैरियर पे फोकस नहीं कर पाते लोग, तो ऐसा सोचते हैं, लोगों का मानना है, तो वो शादी को डिले करते हैं। आप तो ऑलरेडी इतना बिजी रहते थे, आपकी रिसेंटली शादी भी हुई है, तो क्या आपकी लाइफ भी मैम के आने के बाद डिफ़िकल्ट हो गई है या चैलेंजिंग हो गई है? आपकी लाइफ में क्या क्या चेंजेस आए हैं? बिल्कुल, ये बात जो है ये सबके मन में आती है। इस तरह हम भी जब एज ए स्टूडेंट हमारे भी मन में इस तरह की बातें आती थी कि कहीं गड़बड़ ना हो जाए, इतना दिन पढ़े लिखे और शादी हो जाए तो सब बेकार हो जाए। तो शादी एक जो है एक इम्पॉर्टेंट मोड़ होता है, आप कह सकते हैं। यहाँ से अगर आपका जैसे जैसे शादी हो रही है, लाइफ पार्टनर वो सपोर्टिंग है, तो आप नो डाउट बहुत आगे बढ़ते चले जाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर ऐसा हो गया कि अब सपोर्ट नहीं मिल रहा है ना, तो ये तो वही बात हो गई कि गाड़ी का एक पहिया पंचर है और एक पहिए से आप उसको खींच के लेके जा रहे हैं, तो वो गाड़ी बहुत दूर तक अगर चलेगी भी तो बहुत मुश्किल से चलेगी। इसमें जैसे फ्रेंड सर्किल होता है सबका, हमारा भी फ्रेंड सर्किल कॉलेज के फ्रेंड्स है, तो वो उसकी जब भी बातचीत होती है तो वो कई बार वो लोग बोल देते हैं बातों बातों में कि हमको ये तुम बस कैमरे पे दिखते हो, बाकी तो सब जो है मैनेज वही करती हैं। तो इस तरह की चीज़ें ये होता है और चेंजेज आते हैं। और इसमें जो है शादी करना चाहिए, इसका मतलब ये नहीं कि अब आदमी जो है शादी न करे, करना चाहिए और बशर्ते सपोर्ट करना चाहिए। वर्क क्योंकि शुरू में संघर्ष होते ही किसी भी फील्ड में, तो धीरे धीरे जब आप उसमें आगे बढ़ते जाएंगे, आगे के रास्ते धीरे धीरे आसान होते जाते हैं, कोई भी वर्क हुआ। तो इसलिए ये हमारे साथ हुआ है। अब उम्मीद है कि आपके साथ भी सपोर्टिंग भी या इस तरह की चीज़ें।
तो मेनली सर का कहने का मतलब ये है कि शादी के बाद लाइफ डिफ़िकल्ट नहीं होती है और थोड़ी आसान हो जाती है। और अगर आपका पार्टनर जिससे आप शादी कर रहे हैं वो सेम प्रोफेशन से है तो फिर तो वो चेरी ऑन द टॉप। जैसे सर की बात करूँ मैं तो सर की जो बुक है, जैसे आप देख सकते हैं, इसमें जो एग्ज़ाम के लिए तैयारी करते हैं बच्चे, AIA PGET एम्स UPSC CCRH जैसे कई सारे एग्ज़ाम्स के लिए जो बच्चे तैयारी करते हैं, इसके ऑथर सर हैं डॉक्टर जनार्दन यादव। और देखिए ये नीचे जो नाम लिखा है डॉक्टर ज्योति यादव, ये मैम है। तो मैम सेम प्रोफेशन से हैं तो मैम कई चीज़ों में सर की हेल्प करती हैं। क्लिनिक पे भी मैम हेल्प करती हैं, सर को क्लासेस में भी असिस्ट करती हैं और इवन बुक में भी मैम ने असिस्ट किया है। तो कहने का मतलब यही है कि शादी के बाद कोई भी लाइफ डिफ़िकल्ट नहीं होती है। आप चाहें तो शादी करें, आपका पार्टनर जो होगा आपकी लाइफ को थोड़ा और आसान कर देगा। तो सर अगर सिंपल लैंग्वेज में पूछा जाए होम्योपैथी क्या है, ये कैसे काम करती है, या जो अदर मोड ऑफ ट्रीटमेंट्स हैं उनसे ये कैसे अलग है? देखिए, होम्योपैथी को बिल्कुल आसान शब्दों में कहा जाए तो होम्योपैथी एक ऐसी पैथी है, चिकित्सा पद्धति है जिसमें मरीज को जो बीमारी होती है हम लोग दवाई दे करके वही बीमारी आर्टिफिशियली प्रोड्यूस कराते हैं और उससे भी स्ट्रॉन्ग प्रोड्यूस कराते हैं। जो हम लोग का मोडस ऑपरेंडी है, यानी इलाज करने का जो तरीका है, यानी कि जो हम लोग की दवाएँ काम करती हैं बिल्कुल इसी प्रिंसिपल पे वर्क करती हैं। होम्योपैथी में जैसे सबसे पहले अगर हम लोग हिस्ट्री पे जाएँ, जैसे होम्योपैथी की खोज कैसे हुई थी, तो और मास्टर सेमुअल में जो कि उन्होंने तो बुक ट्रांसलेट कर रहे थे, तो उन्होंने जब देखा उस बुक में कि एक सब्सटेंस था उसमें सिंकोना या उसमें तो मिनरल ही था, वो देखा कि तो विटामिन्स की वजह से और टॉनिक इफेक्ट की वजह से मलेरिया ठीक करती है। तो बीटर तो बहुत सारी चीज़ें, मिर्च भी कड़वा ही है, बीटर ही है, करेला भी कड़वा ही है, तो मलेरिया नहीं ठीक करता। तो उन्होंने अपने ऊपर उसको प्रूव किया था और बाद में उन्होंने यही कंसेप्ट दिया कि जो चीज़ जिस चीज़ को उत्पन्न कर सकता है वही उससे खत्म भी कर सकता है। यानी कि सिंकोना अगर मलेरिया को उत्पन्न कर सकता है एक स्वस्थ व्यक्ति में, तो वही सिंकोना एक बीमार व्यक्ति में मलेरिया को ठीक भी कर सकता है। तो हम लोग की कार्डिनल प्रिंसिपल ही होम्योपैथी की यही है कि जो जिस बीमारी को जो सब्सटेंस यानी कि जो पैथोजेनेटिक पावर होती है किसी भी ड्रग का, वही उसका क्यूरेटिव पावर होता है। यानी कि जो जिसको प्रोड्यूस कर सकता है वो उसको प्रोड्यूस कर सकता है, ये चीज़ होती है। और पेक्यूलियरिटी पे अगर हम लोग जाएँ तो हम लोग की पैथी की सबसे पेक्यूलियर चीज़ होती है पोटेंटाइजेशन। पोटेंटाइजेशन में हम लोग बहुत इजी लैंग्वेज में बात करें तो एक तरह से हर सब्सटेंस में, इवन जो इनर्ट सब्सटेंसेस हैं उनमें भी कुछ मेडिसिनल प्रॉपर्टी होती है। हम लोग पोटेंटाइजेशन की प्रक्रिया के माध्यम से उसे अराउज करते हैं, बाहर निकालते हैं और अति सूक्ष्म मात्रा। तो रिसर्च जो लेटेस्ट हो रही है उसमें ये दिखा है कि जो हम लोग की मेडिसिन होती हैं बहुत नैनो फॉर्म में, नैनो पार्टिकल के फॉर्म में उसकी प्रॉपर्टी होती है। तो कहने का मतलब पहला जो पेक्यूलियरिटी है होम्योपैथी की वो यही है कि पोटेंटाइजेशन। और दूसरी बात ये है कि डोज से बीमारी का इस तरह से संबंध नहीं है कि आप ज़्यादा डोज देंगे तो पेशेंट जल्दी ठीक हो जाएगा। ठीक है, हम लोग की पैथी में सिंगल डोज और अगर ज़्यादा करके अगर हम लोग बात करें तो सिंगल डोज और वन टाइम ये सफिशियंट होता है। यानी कि बीमारी चाहे आपकी सर्दी जुकाम भी हो, है ना, तो एक्यूट मेडिसिन एक बार देंगे। अगर बहुत क्रॉनिक मेडिसिन है तो एंटीमायरेटिक रेमेडी वो भी एक ही डोज देंगे। तो बीमारी बड़ी हो या छोटी हो, इलाज सिंगल डोज से ही। सर मैंने अभी कुछ जूनियर से बात की तो जो फर्स्ट ईयर में आए हैं उनके अंदर तो बहुत ज़्यादा वो रहता है, कॉन्फिडेंस लूज रहता है उनका। वो सोचते हैं BHMS करके क्या करेंगे, ज़्यादा ज़्यादा क्लिनिक खोल लेंगे अपना। तो उनका ये सोच है कि क्लिनिक के अलावा कोई ऑप्शन नहीं। तो BHMS करने के बाद एक होम्योपैथ क्या क्या कर सकता है उसकी लाइफ में और क्या क्या ऑप्शंस हैं, करियर ऑप्शंस क्या क्या हैं? बिल्कुल, देखिए पहले के समय में बहुत सारे ऑप्शन नहीं थे। अगर लोग 8-10 साल पीछे जाएं बहुत सारे ऑप्शन नहीं थे।
उस समय के लिए अगर आप ऐसा सोचते तो हो सकता था कि आप एक बार हो सकता है कि परेशान हो सकते थे। अभी आपके पास कई ऑप्शन हैं। जैसे अगर आप BHMS कंप्लीट कर ले रहे हैं तो केवल BHMS पर ही आप चिकित्सा अधिकारी, मेडिकल अफसर, उसमें जा सकते हैं। दूसरी अगर हम लोग बात करें तो आप पोस्ट ग्रेजुएशन करके EMD करके, पहले तो EMD में भी इतने ब्रांचेज नहीं थे, अब हम लोग की पैथी में भी EMD आ गया है, वो भी अलग अलग ब्रांचेज में है। और अब तो कुछ दिन पहले ये भी न्यूज़ आया कि अब EMD के बाद अब DM के भी कोर्सेज आने वाले हैं जी। ये स्पेशलाइजेशन, फिर अपॉर्चुनिटी बढ़ती ही जा रही है, दिन ब दिन ये अपॉर्चुनिटी बढ़ती जा रही है। तीसरी बात कि आप रिसर्च के फील्ड में भी जा सकते हैं, CCRH जी, तो उसमें भी रिसर्च ऑफिसर की वैकेंसी आती हैं। इवन आप मेडिकल अफसर बन करके, जैसे एम्स में अलग से आयुष का डिपार्टमेंट होता है जी, तो आप एम्स में भी जा सकते हैं। तो अब आपके पास अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है, ठीक है। और आप देखेंगे तो अब जो है आयुष में होम्योपैथी एक बहुत रैपिडली ग्रोइंग पैथी है। इसमें जो रजिस्टर्ड जो होम्योपैथिक डॉक्टर हैं वो दिन ब दिन बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहे हैं, बढ़ रहे हैं, है ना। तो अब इस बात को लेके निराश नहीं होना चाहिए कि अपॉर्चुनिटी नहीं है, अपॉर्चुनिटी है। और अब क्लिनिक जो लास्ट ऑप्शन जो ज़्यादातर लोगों के केस में ये रहता है, ये तो है ही, अब डॉक्टर बने हैं तो प्रैक्टिस तो आप करेंगे ही, क्लिनिक तो आप करेंगे ही, ठीक है ना। जैसे अभी तो वही बात हो गई कि मिस्त्री बन गए तो गाड़ी तो करना ही है, ठीक है ना। कोई भी मतलब एक हम लोग एक प्रोफेशन की बात कर रहे हैं। जी हाँ, डॉक्टर हैं तो प्रैक्टिस तो करनी है। तो इसलिए कर रहे हैं कि अपने अंदर ईगो नहीं आना चाहिए, या हम बहुत वो हो गए। डॉक्टर में हर व्यक्ति का अपना एक प्रोफेशन होता है जी। उसमें हर व्यक्ति को एक्सपर्ट होना चाहिए अपने फील्ड में। और जब आप प्रैक्टिस करेंगे और आपने चीज़ों को सही से समझा है, तो लोग ठीक भी होंगे। और इसमें हम ये भी जैसे आपके माध्यम से ही ये भी कहना चाहेंगे कि पढ़ने के बाद अपनी कोई ऑप्शन कि अदर सिस्टम जो मेडिसिन उनकी तरफ ध्यान ज़्यादा नहीं जाना चाहिए, न जाए बिल्कुल तो वो ठीक है। अपनी पैथी को, अपनी प्रैक्टिस को बढ़ावा देना चाहिए, क्योंकि जिस चीज़ पे आप समय देंगे, दुनिया में जिस भी चीज़ पे आप टाइम देंगे वो चीज़ ग्रो करती है, वो चीज़ बढ़ती है। पढ़ने पे टाइम देंगे तो आपका नॉलेज बढ़ता जाएगा जी। प्रैक्टिस को समय देंगे, प्रैक्टिस चलने लगेगी। घूमने को समय देंगे तो घूमने में आपका नॉलेज बढ़ने लगेगा। जिस भी चीज़ पे आप ज़्यादा टाइम देंगे वो चीज़ ग्रो करेगी। तो डिपेंड आप पर करता है, किसी चीज़ को ग्रो करना है तो उसको समय दीजिए और धैर्य, ठीक है। ये चीज़ आपको सर जो MD है तो MD में सब्जेक्ट्स कौन कौन से रहते हैं, उसमें किस किस चीज़ में MD कर सकते हैं? देखिए, पहले तो EMD में अभी जो ब्रांचेज हैं उसमें तो जो होम्योपैथी के 4 जो जैसे मेटेरियल मेडिका है, ऑर्गेनन है, रिक्वेटरी है, फार्मेसी है, ये यूपी में भी इसमें जी। अदर स्टेट्स की अगर हम लोग बात करें तो PDA में भी आ गया है। अच्छा। और आप जो है प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन और जैसे साइकेट्री भी है, ठीक है ना। साइकेट्री से भी आप इतने सब्जेक्ट से तो PG कर सकते हैं। बाकी सुपर स्पेशलाइजेशन के लिए अभी ऑथेंटिक नोटिफिकेशन नहीं आया। तो एक दिन के लिए आया था, फिर उसको अभी हटा दिया गया है। अच्छा। तो वो कंफर्म आ जाएगा इन फ्यूचर, मतलब चांसेस हैं कि कोर्सेज भी इंक्लूड हो जाएंगे। बिल्कुल, अब आया था नोटिफिकेशन तो जाहिर सी बात है कि आयोग के दिमाग में इस तरह की चीज़ें चल रही हैं, तो हम लोगों को भी उम्मीद है कि आएंगे इस तरह के कोर्सेज। सर जैसे सिस्टम ऑफ ट्रीटमेंट है एक, उसमें सबको पता है कि फीवर है तो PCM ले लो, दर्द हो रहा है तो डाइक्लो ले लो, तो ऐसे होम्योपैथी में भी कुछ दवाइयाँ हैं? देखिए, ये होम्योपैथी में इसको हम थोड़ा एग्जांपल देकर के समझाना चाहेंगे। जैसे मान लीजिए आप एक दर्जी के पास गए जी, तो दर्जी से आपने कहा कि हम बहुत जल्दी में हैं, बहुत हड़बड़ी में हैं, कोई रेडीमेड शर्ट हो तो हमको दो, हम पहन के जाएं। तो दर्जी ने कहा कि देखिए हमारे पास रेडीमेड शर्ट भी है, वो आपको फिट भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन अगर आप रुकेंगे, समय देंगे
तो हम आपका नाप जो करेंगे और वो एकदम आपके नाप का वो सिलेंगे और एग्जैक्ट फिट बैठेगा। तो बिल्कुल इसी तरह से होम्योपैथी में भी है कि आप रेडीमेड दवाएं यानी कि जो थेरेपीटिक्स हैं वो भी आप पेशेंट को दे सकते हैं। अब डिपेंड करता है कि वो फिट भी बैठ सकता है, नहीं भी बैठ सकता है रेडीमेड शर्ट की तरह। जी। लेकिन अगर वही आप टाइम देंगे, जो डॉक्टर जो केस टेकिंग कर रहे हैं आप उनको बातों को बताएंगे तो आपके नाप जोक का बिल्कुल एग्जैक्ट शर्ट सिलेंगे। ठीक है ना, यानी कि टोटलिटी के बेस पे एग्जैक्ट सिमिलिमम प्रिस्क्राइब करेंगे, वो एग्जैक्ट आपके साइज का होगा, यानी कि आपको एकदम वर्क करेगा ही। तो इस तरह की दवाएं होम्योपैथी में भी हैं जिन्हें बहुत रैपिडली आजकल यूज़ किया जाता है। कुछ जैसे सोशल मीडिया पे बहुत फेमस भी होती हैं और वो हैं भी हम लोग के लिटरेचर में, जैसे आप देखेंगे अर्निका है। अच्छा। आजकल तो घर घर में इवन ऐसे लोग जो होम्योपैथी नहीं जानते वो भी आके मांगते हैं कि सर हमारा बच्चा है वो गिर गया था, या हम देखें यूट्यूब पे। अब वही बात है कि उसकी ऑथेंटिसिटी एक बार कंफर्म होनी चाहिए। जी। तो जैसे इंजरी के लिए वेल नोन अर्निका है, और बहुत जैसे नक्स वोमिका गैस्ट्रिक कंप्लेंट के लिए लोग ये फिट हो सकता है नहीं भी, हालांकि इस पे नहीं जाना चाहिए। तीसरा अगर जैसे आप जाएं कि डायरिया के लिए पेट नहीं साफ हो रहा है तो ओलो के लोग प्रिस्क्राइब करते हैं, और जैसे बेलोडोना है एक्यूट फीवर इस तरह के केस है, अर्निका भी हो सकता है। तो डिपेंड करता है कि रेमेडी का जो इंडिकेशन वो होना चाहिए। इसको की नोट प्रिस्क्रिप्शन के तौर पे अगर देखा जाए तो ज़्यादा बेहतर होता है जो की नोट प्रिस्क्रिप्शन है, क्योंकि की नोट सिम्टम्स अब ये बातें जो है जो होम्योपैथी के जो पढ़े लिखे लोग होंगे उन्हीं को ये बात समझ में आएगी कि की नोट प्रिस्क्रिप्शन ये डायरेक्ट इंडिविजुअलिटी को रिफ्लेक्ट करता है और आप इन सिम्टम्स के बेस पर भी दवाई को सेलेक्ट कर सकते हैं। शुरू में जब होम्योपैथी आई थी जी तो वेल प्रूव्ड मेडिसिन बहुत ज़्यादा नहीं थी। जैसे 1805 की अगर हम लोग बात करें तो केवल 27 मेडिसिन थी। तब दवाओं को मुश्किल हो रहा था उस समय। आज के समय में आप एक कोई भी आप उसको लेकिन वही बात है कि आपको सही तरीके से प्रिस्क्राइब करना है। ये नहीं कि ये रूब्रिक है, ये सिम्टम है और ये दवाई खाना और ठीक हो जाएगा। उसके लिए आपको टोटलिटी के बेस पे प्रिस्क्राइब करना चाहिए। नहीं तो वही हो सकता है कि रेडीमेड शर्ट आपको फिट भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो सर जैसे अभी रिसेंटली एक नोटिफिकेशन आया है जो एमओ के एग्ज़ाम्स होने वाले हैं, उसमें कुछ भर्तियाँ आई हैं, तो उसके लिए आपका क्या विज़न है, आप कैसे गाइड करने की सोच रहे हैं बच्चों को? देखिए एमओ की वैकेंसी के लिए जो हम लोग के जो सिलेबस है हाँ वो BHMS लेवल पर ही है जी। तो आएंगे BHMS के ही जो सिलेबस हैं, और प्लस इसमें जनरल नॉलेज इंक्लूड है जी, और जीके एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। और इसमें प्रीवियस ईयर्स से अब अगर आप कंपेयर करेंगे जो कट ऑफ जा रहा है, अच्छा, तो दिन ब दिन हर एग्ज़ाम का हम लोगों के यहाँ कट ऑफ बढ़ रहा है। जैसे पीजी का ही एंट्रेंस का इस साल कट ऑफ बढ़ा है। पिछली वैकेंसी जो एमओ की आई थी उसमें भी प्रीवियस वैकेंसी के कंपेरिजन में इसमें कट ऑफ बढ़े हैं। तो नो डाउट आपको सबसे पहले बेसिक कंसेप्ट पे ध्यान देना है। बेसिक चीज़ें हम लोग के एग्ज़ाम में 80% से ज़्यादा बेसिक चीज़ें आती हैं, तो आपको बेसिक चीज़ों को पहले क्लियर करना है। और उसके साथ जो जीके, क्योंकि हम लोग जीके से थोड़े दूर हो जाते हैं, हाँ, तो जीके पे भी आपको ध्यान देना है। और बिल्कुल वही सिलेबस है, बस इसमें थोड़ा सा अंतर होता है पीजी के सिलेबस और एमओ में डेप्थ का। तो ये चीज़ें रहती हैं, इनको हम लोग कवर करते हैं क्लासेज में। तो ये चीज़ें हैं, है ना। जैसे मान लीजिए कि आपको कहीं पहुंचना है, कहीं जाना है, तो आप एक ही जगह रुक करके पूरा आप उस पर डेप्थ में जा रहे हैं तो आप वहाँ तक नहीं पहुँच पाएंगे ना। जी। तो धीरे धीरे सुपरफिशियली जहाँ पे ज़रूरत है तो हम लोग सुपरफिशियली चलते हैं, जहाँ पे डीप जिन चीज़ों की ज़रूरत है। कहने का मतलब ये जो आपके वेपन होनी चाहिए, चाहे प्रैक्टिस हो या एग्ज़ाम। अब ऐसा नहीं है कि ये तो उसी तरह की बात हो गई कि हर केस है, कोई भी केस हो हम इसी तरह का प्रैक्टिस करेंगे, थेरेपेटिक ही, ठीक है। जैसा केस हो, जैसा केस होगा हाँ, जैसे एग्जाम्स हो उस तरह से
आपको अगर डेप्थ की ज़रूरत है तो कुछ एग्ज़ाम्स में डेप्थ की बातें आती हैं, एमओ में उतनी डेप्थ नहीं है, सुपरफिशियल चीज़ें हैं। अच्छा। तो आपको उस हिसाब से, सुपरफिशियल का मतलब ये भी नहीं कि एकदम हल्के में, नॉलेज तो होना ही है ना। तो नॉलेज का मतलब कि एज कंपेयर टू पीजी वाले एग्जाम में थोड़ा सा उतना डेप्थ नहीं है, लेकिन अब इसका भी मतलब नहीं कि पहली लाइन ही आएगी, ऐसा नहीं। मतलब पीजी में थोड़ा डेप्थ में आते हैं क्वेश्चंस। हाँ, बिल्कुल। अच्छा, ये चीज़ है। तो और कोई फ़र्क पीजी में और एमओ में? और भी फ़र्क है। तो इसमें जैसे आपको पहला तो यही कि जीके इसमें आता है जी, हाँ। ठीक है, और ये नौकरी का, ये आपका एक सर्विस प्रोवाइड करता है। अच्छा, हाँ, ये सर्विस है। ये सर्विस है जी। और जो एमडी है उसको करके आप आगे कॉलेज में जैसे टीचर या प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, उसमें आप जा सकते हैं। तो दोनों की लाइनें थोड़ी अलग हैं। एक आप कॉलेज में जाते हैं और इधर जो है आप सर्विस, इधर सर्विस में जैसे गांव के तरफ ज़्यादा पोस्टिंग होती है। अच्छा। ज़्यादा ये होता है, बिल्कुल ये चीज़ें होती हैं। शहरों में भी होता है, अब तो वेलनेस सेंटर बन रहे हैं। तो वेलनेस सेंटर शहरों में ही अभी तो इस्टेब्लिश किए गए हैं शहरों की तरफ, तो उधर आपकी पोस्टिंग हो सकती है। तो गवर्नमेंट पे डिपेंड करता है। सर, जो अभी यंग होम्योपैथ्स आ रहे हैं उनके लिए कुछ आप एडवाइस देना चाहेंगे, या उनको कैसे अप्रोच रखना चाहिए पढ़ाई का, या क्या क्या करियर ऑप्शन वो चूज़ कर सकते हैं, या पीजी करना ज़रूरी है क्या, एमओ के लिए जाना ज़रूरी है क्या, ऐसा? बिल्कुल। तो देखिए, सबसे पहले तो पढ़ाई को लेकर के तो आपको शुरू से ही जो बेसिक कंसेप्ट हैं जिस भी ईयर में, उन चीज़ों को क्लियर करते रहना चाहिए। और पढ़ाई को एक बोझ की तरह नहीं, तो ऐसा एक माहौल, माइंड का सेटअप भी होना चाहिए। ये तो हमारा डेली रूटीन है ना। जब आप पढ़ाई को मेन वर्क अपना समझते हैं, कभी थकते नहीं हैं, कभी डिप्रेस नहीं होते हैं, और आप मिसगाइड भी नहीं होते हैं, क्योंकि जिस वक्त में आपको इंटरेस्ट आ रहा है उसे दूसरे लोग अगर रोकते भी हैं तो आप रोकते नहीं। लेकिन पहली चीज़ है कि इंटरेस्ट, और इंटरेस्ट तब आता है जब आप उस चीज़ को समझते हैं। तो बेसिक चीज़ है कि उस कंसेप्ट, उस सब्जेक्ट आपको नॉलेज बेसिक है, और फिर अगर आपको नॉलेज है तो आपको कॉन्फिडेंस आता है, और कॉन्फिडेंस जब रहेगा तो आपको अंदर से आता है कि हाँ, मैं ये कर सकता हूँ, मैं इस बार एमओ का एग्ज़ाम या एमडी का इस बार तो निकाल ही लूँगा। और जब आप क्लिनिक पे भी बैठते हैं तो आपकी बातों में वो कॉन्फिडेंस दिखता है, आप घबराए भी नहीं रहते हैं, पेशेंट को भी लग जाता है यहाँ पे तो वो वेल कॉन्फिडेंस। तो ये बातें, सारा कॉन्फिडेंस पढ़ाई से ही आता है। तो बेसिक चीज़ आपको पढ़ाई पे फोकस करना है। सर, एक लिमिट क्या होती है कि आप मुझे इतने अटैम्प्ट देने के बाद अब रुक जाना चाहिए, टाइम बर्बाद नहीं करना चाहिए? जैसे बहुत सारे लोग होते हैं ईगो पे ले लेते हैं, ईगो पे लेके अपने कई साल बर्बाद कर देते हैं, और किसी बीच उन्होंने कोई प्रैक्टिस नहीं करी है, ना ही क्लिनिक ज्वाइन किया है, तो उनको फिर आगे जाके टाइम वेस्ट करने का वो रिग्रेट होता है। तो वो कौन सी लिमिट है, हर बच्चे को पता होनी चाहिए कि अब मुझे इसके आगे अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए प्रिपरेशन करने में और किसी चीज़ के लिए। ये जहाँ तक बात है, ये हर व्यक्ति पर्सन टू पर्सन उनकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग ये डिफर करता है, क्योंकि किसी की सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन तो नहीं है तो कि वो मल्टीपल अटैम्प्ट वो अटेंड कर पाए, और वो कोशिश किए जा रहे हैं। क्या हो सकता है कि किसी सपोर्टिंग है और सोशियो इकोनॉमिक तरह से बिल्कुल वेल सेटअप है, तो उनको जो है आप बार बार ये आप बात कर सकते हैं। लेकिन ये पर्सन टू पर्सन होता है, इसमें ऐसा नहीं है कोई कि आपको 2 ही अटैम्प्ट या 3 ही अटैम्प्ट आपको देना चाहिए, ये आपके टारगेट पर भी डिपेंड करता है। लेकिन आपको ये भी समझ में आना चाहिए कि किसी एक चीज़ पर ही अगर आप लगे हैं तो पहले तो एकदम 100% एफिशिएंसी के साथ लगिए, और जब आपको फील हो कि अब देरी हो रही है तो वहाँ पे आपको सोचना चाहिए। ये आपकी ये कंडीशन पे डिपेंड करता है। तो कहने का मतलब ये है, हर बात को ईगो पे नहीं लेना है कि आपको एमओ निकालना ही है या पीजी निकालनी है। इसका जीता जाता है एग्जांपल सर है। सर ने अपना टाइम वेस्ट नहीं किया, और आज आप देख सकते हैं अपनी मेहनत और लगन की वजह से शायद ही कोई ऐसा होगा होम्योपैथी में जो सर को नहीं जानता होगा। तो सभी लोग जानते हैं सर एक वेल नोन नेम है, सर प्रिपरेशन भी कराते हैं,
हर स्टूडेंट, हर बड़े से बड़ा डॉक्टर सर को जानता है, तो आपका मेन फोकस होना चाहिए नाम कमाना। तो नाम सर ने बखूबी कमाया है। थैंक यू सो मच सर, आपका समय देने के लिए।